विश्व के इतिहास में ऐसी ऐसी अविस्मरणीय और अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं जो लोगों को हिला कर रख देती हैं। उससे लोग सीख भी लेते हैं, जीवन जीना सीख लेते हैं और ये एहसास हो जाता है कि जीवन है क्या। लोगों को अपनी औकात का भी एहसास भीतर तक हो जाता है। ऐसी ही घटनाओं में कोरोना भी था और कोरोना के 68 दिन के लॉकडाउन में श्री सीबी पांडे जो न्यायाधीश रहे हैं, हमारे अग्रज हैं, भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। इन्होंने लिख दिया कोरोना डायरी। यह कोरोना डायरी बहुत मज़ेदार है। क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे लोगों ने जीना सीखा और किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं किया और 130 करोड़ लोग घरों में बंद हो गए, निकलना उनका मुश्किल हो गया, लोगों के सामने मृत्यु नाचने लगी। आज इस पर हम बात करेंगे। यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे BBM पर आज वर्ल्ड पर आज पांडे जी का हार्दिक अभिवादन और आपका भी नम्रता के साथ आभार प्रकट करता हूं। सर, यह आप भी घरों में कैद थे, न्यायाधीश रहे हैं आप, इस समय बड़े अधिवक्ता हैं, घर से ही सारे कामकाज हुआ, आप बाहर निकलने वाले थे, डिबेट में जाते थे, हमेशा लोगों के बीच रहते थे। कैसे फील हुआ और कैसे लगा कि हमको डायरी लिखनी चाहिए? ब्रजभूषण जी, ये जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को 8 बजे घोषणा किया कि अब पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है। पहले तो लॉकडाउन शब्द ही नहीं किसी ने सुना था, देश के लोग जानते ही नहीं थे कि लॉकडाउन क्या होता है। उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन का मतलब ये है कि जो जहाँ है वहीं रहेगा, कोई घरों से बाहर नहीं निकलेगा, जो रास्ते में जहाँ है पड़ाव, जहाँ है उसको वहीं पड़ाव देना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि 21 दिन तक ये स्थिति बनी रहेगी। अब ये तो कल्पना के बाहर मेरे दिमाग में आया कि क्या 1.25 अरब की आबादी है देश की, और 1.25 अरब की आबादी के लोग, क्या ये संभव है कि 21 दिन के लिए घरों में रहे, जो जहाँ है वैसे ही रहे, कहीं ना निकले? मतलब अगर आप स्टेशन पर हैं तो आप स्टेशन पर रहिए, अगर बस स्टेशन पर हैं तो बस स्टेशन पर रहिए, क्योंकि सब ठप, रेलवे स्टेशन ठप, बस स्टेशन ठप, आना जाना ठप, होटल ठप, सब कुछ ठप। मुझे तो लगा कि ये तो आज तक हमारे जीवन में तो हुआ ही नहीं है, इतिहास में भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या को घरों में बंद कर दिया जाए। एकदम से मुझे पीड़ा आई कि ये तो बड़ा अद्भुत अगर अनुभव होगा अगर इसको अगर लिख दें, और हमेशा के लिए लोगों के आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए एक बड़ा अद्भुत अनुभव होगा कि कैसे वो संभव हो पाया। तो मैं उसी शाम जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, मैंने रात से ही एक निश्चित कर लिया कि एक दिन का विवरण, जैसे 21 दिन का मैंने विवरण लिखूंगा। पहले तो मैंने यही सोचा कि बस 21 दिन के बाद मामला समाप्त हो जाएगा, लेकिन 21 दिन का मैं लिखते लिखते मैं फिर सोचने ये भी लगा कि 21 दिन के बाद क्या लिखूंगा, 21 दिन के बाद तो कोरोना में। लेकिन ब्रजभूषण जी, मुझे आपको हैरत होगा कि जो घटनाएं तेज़ी से घटी, क्योंकि किसी को इस तरह का जीने का कोई अनुभव ही नहीं था पूरे, मैं तो कहता हूँ भारत में नहीं, इस पूरे ग्लोब पर, पृथ्वी पर इस तरह के जीने का किसी को अनुभव नहीं था कि हम घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैंने लिखना शुरू किया, एक दिन किस तरह से घटनाक्रम, एक दिन क्या हुआ, कैसे लोगों को पीड़ा संभालना पड़ा, कैसे घरों में रहे लोग, कैसे राशन की दिक्कतें हुई, कैसे उनको सारा काम बंद हो जाने से कैसे समय काटने की समस्या हुई, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ने लगी, बड़े नौजवानों बूढ़ों में लड़ाई होने लगी, औरतों और सास ससुर में लड़ाई होने लगी, मनोरंजन के साधन बाहर निकलने के ना आते लोगों को तमाम डिप्रेसिव बीमारियाँ होने लगी, तमाम चीज़ें होने लगी। तो ये हुआ कि मैं उसको देखता गया और ये बढ़ता ही गया और बड़ी लोगों की पीड़ा हुई। तो 21 दिन का तो ये लिख दिया, हमने सोचा कि अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। बात सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम संबोधन में कहा था कि महाभारत का धर्म युद्ध 18 दिनों में समाप्त हो गया था और 21 दिन में इस युद्ध को हम लोग जीत लेंगे। तो लोगों को लगा होगा कि यार 21 दिन किसी तरह से झेल जाओ, 21 दिन बाद तो फिर हम मात से बाहर आ जाएंगे। यही मुझे भी लगा कि 21 दिन तो चलो किसी तरह से हम लोग झेल लेंगे। लेकिन 21 दिन के बाद आप लॉकडाउन 1 था 21 दिन का, फिर लॉकडाउन 2 हुआ, फिर लॉकडाउन 3 हुआ, लॉकडाउन 4 हुआ। आप साले पूरा का पूरा 68 दिन लोगों को घरों में रखा गया। ये पहले तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अगर शुरुआती दौर में हम लोगों ने 68 दिन अगर सोचा होता तो बहुत सारे लोग तो पागलपन के शिकार हो गए होते। खैर, ये 68 दिन कैसे बीता, एक दिन का जो विवरण है ना, वो हृदय को दिलाने वाला है।
लेकिन इसमें जो सबसे जो तकलीफ़ देने वाली बात है वो ये तकलीफ़ देने वाली बात है कि आपने भी हमारा इसके दौरान में एक बहुत बड़ा अच्छा साक्षात्कार लिया था कि जो मज़दूरों का जो पलायन हुआ, करोड़ों 14 करोड़ मज़दूरों का जो पलायन हुआ, वो तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसमें भी इतना बड़ा पलायन नहीं हुआ। ये अलग बात है कि वहाँ भी पलायन हुआ भारत से और पाकिस्तान के, वो भारत से पाकिस्तान जाना नहीं था, इसी देश के लोग दूसरे, वो तो पाकिस्तान तो भारत में था ना, यहाँ उसको एक ही देश समझिए, इस देश यहाँ से लोग वहाँ है, इसमें भी उससे भी बहुत बड़ा पलायन हुआ। एक बड़े शहरों से छोड़ के फिर लोग गाँव में गए, उसका भी बड़ा मैंने विस्तार से विवरण लिया था। और आपने तो इस पर सवाल उठाया था कि ये अपने इसी चैनल के माध्यम से कि इन समस्याओं को कैसे, किस तरह, कितना विकट समस्या है, तो वो मैंने था उसको, आपको जो लोगों ने सुना होगा तो उसकी अब फिर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा पूरा 4 लॉकडाउन और 2 अनलॉकडाउन की बड़ा विस्तृत कहानी इसमें लिखी गई। सर कितने पृष्ठों की है ये 250 पृष्ठों की है जी। और मैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख पाया जी। और मैंने इसीलिए किताब में शुरुआती में ही लिख दिया कि अगर 250 पृष्ठों की इस किताब, बहुत कुछ है जो लिखना बाकी है, लेकिन अपने अनुभवों को और मैंने जो कुछ लिखा है इसको आप जोड़ के अगर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में इस 68 दिनों में क्या घटित हुआ। अब यह सर प्राप्त कैसे होगी, लोग जैसे ये अमेज़ान पे उपलब्ध है और जब भी आप कोई भी चाहे इसको आदेश दे सकता है अमेज़ान पे उपलब्ध करके। और ये बड़ा संगठित किताब है, इस पर जिन लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, इसलिए कि देखिए हम लोग भी भूल गए, आप भी भूल गए कि ये इस काल में क्या हुआ। एक बात और मैं ब्रजभूषण जी कहना चाहूँगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हुआ ना उसको मैंने तो जब किताब लिखना में बहुत सारे बिंदु ऐसे मैंने उठाए हैं कि क्या कोरोना काल में लोग सादगी की ज़िंदगी जीने लगे, अब नियमित ज़िंदगी जीने लगे, परिवार के साथ रहने लगे, लोगों का पूरा जीवन शैली ही बदल गया, लोगों ने किसी के साथ धोखा धिगड़ी सब रुक गया, सब बिल्कुल ईमानदारी और पर्यावरण बिल्कुल साफ़ हो गया, सारे तारे सितारे दिखने लगे, सूरज तेज हो गया, आप देखें समय से वर्षा होने लगी, मतलब सारा पर्यावरण इतना सुंदर हो गया, सारा लोगों का जीवन इतना सुखद हो गया। सुखद इस सेंस में कहेंगे सादगी आ गई और बड़ा कुछ तनाव से बहुत सारे उस तरह के तनाव नहीं हुए जो कि सामान्यतः जीवन में होते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि क्या लोगों का जीवन, अब लोगों ने इस प्रकृति के इस बड़े बदलाव से, मैंने कभी कभी लगता था कि ये दंड देने के लिए आया, फिर मुझे लगा कि नहीं, प्रकृति का बहुत संदेश है जो लोगों की हम लोगों को मैसेज दिया है। और मैंने कहा क्या इस प्रकृति के इस मैसेज को दुनिया के लोग समझेंगे और अपने तौर तरीके जीवन में, अपने व्यवहार में बदलेंगे। लेकिन मेरा ही इसमें ये भी अपना ही इसका मैंने लिखा है कि एक तरह से कंक्लूजन लिखा है कि मुझे विश्वास नहीं है कि लोग बदलेंगे और जैसे ही ढील होगी लोग फिर से उसी ढर्रे पे आ जाएंगे। और आज ये अनलॉकडाउन 5वां चल रहा है, देखिए लोगों के जीवन में कोई कुछ नहीं सीखा, फिर उसी तरह ढर्रे पे चल दिए हैं लोग, फिर उसी तरह विलासिता का जीवन, आराम की ज़िंदगी, सादगी से फिर दूर, फिर खान पान में वही गड़बड़ियाँ, फिर 3 तिगड़म उसी तरह चलने लगे, भ्रष्टाचार चलने लगे। और एक बात मैंने जो दुखद मुझे इसमें चर्चा करने में लगा कि कोरोना में लोगों ने जो भ्रष्टाचार फैलाया, बताइए देश का भ्रष्टाचार इतनी गहराई तक पहुंच गया है कि कोरोना जैसे विपत्ति और संकट में भी लोगों ने खूब भ्रष्टाचार किया, व्यापारियों ने भ्रष्टाचार किया, पुलिस ने भ्रष्टाचार किया, प्रशासन ने भ्रष्टाचार किया, किसी ने भ्रष्टाचार में अपने को नियंत्रित नहीं किया। देश के लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी और अभी परेशानियां चल रही हैं। अब जो सबसे बड़ी परेशानी है वो बेरोजगारी की है, आर्थिक संकट की है और ये भी अभी मैं नहीं दिखता कि निकट भविष्य में इसका समाधान होने वाला है। कोरोना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ जबकि लोगों के सामने मृत्यु नाच रही थी और लोगों ने जान लिया कि जीवन बड़ा नश्वर है, कभी भी वह समय आ सकता है। सर कौन सी ऐसी घटना, पूरे घटनाएं तो अनेकानेक हुई, हजारों घटनाएं जो हिला करके रख दिया, किस घटना ने आपके भीतर तक अपील किया और झकझोर करके रख दिया? देखिए एक तो झकझोर की एक घटना ने तो आज मैं आपको सुनाऊं तो आपका भी झकझोर देगा। एक वो जो मिक्सर होता है ना, मिक्सर में जब पलायन हुआ मजदूरों का तो एक मिक्सर में करीब करीब 9 लोग मिक्सर के अंदर बैठ के आ रहे थे, दिल्ली से जा रहे थे। अब आप देखते हैं मिक्सर में केवल निकलने का छोटा सा छेद होता है, चारों तरफ से मिक्सर बंद होता है। अब वहाँ बुलंदशहर में उनको पकड़ लिया पुलिस ने। अब जब एक एक आदमी को मिक्सर से निकाला गया तो निकला कि 9 आदमी उसमें अंदर थे।
कैसे वो 9 आदमी मिक्सर में बैठ सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं कि आप मिक्सर से 9 आदमी जहाँ ना सांस लेने की सुविधा ना बाहर देखने की सुविधा, कैसे बैठे होंगे? इसने हमको एकदम झकझोर दिया। आज भी मैं सोचता हूँ तो मुझे घुटन होने लगती है, खुद घुटन होने लगती है कि भाई मिक्सर में आप कल्पना करें कि मिक्सर में आप बैठे हैं और मिक्सर तेज़ी से सड़क पर चला जा रहा है। दूसरी घटना कर इसी तरह बहुत सारे दूध वाले टैंक में लोग बैठ के लोग गए, मजदूर गए। तीसरी क्या सैकड़ों घटना है, सड़कों पर चले जा रहे हैं। हमारे तो नैतिक पार्टी की तरफ से बहुत सारे हम लोगों ने लोगों को यहाँ लखनऊ में जगह जगह उनको पानी पिलाया पाए, उनको और साधन दिलाया। तो इस तरह के जो हो रहे थे वो बहुत तकलीफ़ देने वाले थे। तो एक तकलीफ़ देने वाली घटना एक और मुझे मिली कि एक आदमी जो मकान तो था उनके पास, लेकिन घर में खाने पीने को कुछ नहीं था। वो रिटायर्ड गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने फ़ोन कर दिया कि मुझे भी राशन का पुलिस में 112 नंबर की मुझे भी राशन दे दिए। अब पुलिस वाला आया तो उस पर डांटने लगा कि ये राशन आप हमसे कैसे, मैं आपके पास घर है? उन्होंने कहा घर है सब परिवार में, इसी नाते तो मैं इतने दिन तक 12 दिन हो गया भूखे में रहा परिवार, इसीलिए घर है, मैं फ़ोन नहीं करता था। लेकिन आज मुझे इसलिए फ़ोन करना पड़ा कि घर में कुछ नहीं है। हम ये लोन पर मकान लिया था, 2 लड़के हैं, छोटा मोटा कमाई करते थे 150 रुपये की, वो कमाई बंद है, कर नहीं रहे हैं। छोटे उन्हें नाती पोते हैं, बिलबिला रहे हैं खाने के लिए, और कुछ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा इसलिए मैं आया हूँ। तब पुलिस वाला बेचारा खुद ही जान के उनके घर राशन पहुँचाया। तब वो लोग हफ्तों भर के भूख के बाद उनके यहाँ राशन पहुँचा। दूसरी एक हमके बहुत मरने वाले जो लोग मर रहे थे उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। एक इसी गोमती नगर में एक अकेले बेटी अपने पिता के साथ रह रही थी, मर गए इसके पिता। लोगों ने समझा कोरोना से मरा या कैसे मरा, कोई उसके पास नहीं गया। फिर उसने फ़ोन किया और उस फ़ोन के बाद हॉस्पिटल आया, कोई उसके आगे पीछे नहीं, कोई आने को तैयार नहीं। कोरोना में सब रिस्ट्रिक्शन था। उस डेड बॉडी को ले जाके लोगों ने हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखा। पता नहीं कब उसका संस्कार हुआ होगा, ये कोई नहीं जानता। इस तरह अनेकों माँ बाप अपने बच्चों जो मर जाते थे उनको लोग हॉस्पिटल में देखने देते थे, न लोग हॉस्पिटल में मिलने देते थे। उनकी लाश कहाँ जाती थी, कैसे उनका दाह संस्कार होता था, किसी को कुछ नहीं पता। परिवार अलग हो गए, संवेदनाएं ख़त्म हो गई थी लोगों की। संवेदनाएं चाहते थे लोग करना। एक घटना ऐसी उल्लेख है कि उसमें परिवार 2 आदमी जो गए अपने परिवार के ही लोगों का संस्कार करने, दोनों आदमी वो जो किट पहनते जो था वही पहन गए और वो भी मर गए उस घटना में। ऐसी चीज़ें तो हुई हैं। और देखिए ये सारा चीज़ें घटनाएँ लोग भूल जाएंगे इतनी बड़ी विपदा को, और अभी चल भी रही है, अभी ख़त्म भी नहीं हो रही है। लोगों के कष्ट नहीं ख़त्म हुए हैं, तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। तो मैं बहुत सारी उसमें मिलेंगे आपको पुस्तक में, एक से एक घटनाएँ मिलेंगी, आपको रोंगटे खड़े कर देना। जी यह था कोरोना डायरी के बारे में हमने बात की। अंतिम बात सर, कई स्थानों पर देखा गया कान पकड़ के उठवाया बैठवाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी ऐसा करवा रहे हैं, पुलिस के अधिकारी करवा रहे हैं, दंड बैठक करवा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, संविधान और ऐसी घटनाएं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। देखिए कोरोना काल में बस 5 अधिकारी काम कर रहे थे जी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मैंने वही कहता हूँ कि पीएम, सीएम कहिए, पीएम, सीएम, डीएम, एसपी और एक सीएमओ, ये 5 लोग बस काम कर रहे थे। बाकी सारी व्यवस्थाएं एकदम ख़त्म हो गई थी आज भी। और जिस देश में पीएम, सीएम, डीएम खाली काम करेंगे, उस देश में तो आप पुलिस को अथाह पावर आपने दे दिया। पुलिस उस संवेदना को नहीं समझ रही थी। पुलिस बस यही जान रही थी कि डंडे से मार के अंदर करो, जिसको पकड़ो, चाहे पहले डंडा चलाओ और किसी से अंदर करो। देखिए बहुत बड़ा सरकार का फेल्योर भी है। आपने इसका मतलब आज ये साबित हो गया कि सारे इनको डंडे मारना और अंदर करना किसी बिल्कुल फेल हो गया। आज कोरोना में आगे 50 लाख से ज़्यादा लोग इसमें संक्रमित हैं, करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए हैं। आप ये तो इसका मतलब आपका जितना रोका लोगों ने, ये तो सब फेलियर है ना। इसका मतलब सब बिना समझा बूझा ये निर्णय था, इस तरह से लोगों को आपने बंद कर दिया था। अगर ये बंद करने से चीज़ें खत्म हो जाती तो आज तो खत्म हो चुकी होती, लेकिन कभी नहीं खत्म। कोरोना डायरी मैंने वो 68 दिन का रोज़ क्या लिखा है कि बढ़ता ही गया। और जब अनलॉकडाउन हुआ तो उसमें बढ़ता ही गया था, अब बढ़ता ही गया। मैंने जब ख़त्म किया किताब को जुलाई में तो 40,000 लोग उस समय तक मर चुके थे, 40,000 लोग उसमें कोरोना के संक्रमण से। तो तब मैंने ख़त्म किया। और आज तो लाखों की संख्या मरने वाले हो गई है और 60-70 लाख तो उससे पहुँच गए हैं संक्रमित लोग, ज़्यादा होंगे। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, और ये भी मैंने कहा
ये कभी नहीं ख़त्म होगा जब तक इसका कोरोना का टीका नहीं बन जाएगा, या 70% लोग जब तक संक्रमित नहीं हो जाएंगे तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। और देखिए 70% अभी आने में थोड़ी टाइम लगेगा, अभी ये कम से कम आपको 5-6 महीना आपको इसे झेलना ही पड़ेगा कोरोना में। अब किसको, मैंने ये भी लिखा कि अब तो अपना विवेक और ईश्वर की कृपा से ये लोग बचेंगे, और वो बातें आपको इसमें मिलेंगी कि वही चल रहा है कि आज तो अपना विवेक और ईश्वर की कृपा, बाकी सरकार की व्यवस्था से तो कोई बचने वाला नहीं है। समझिए इस सार्थक वार्ता के उपसंहार से पहले एक अंतिम सवाल, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी आते थे और संबोधित करते थे, लोग सुनने के लिए तत्पर थे, आज क्या कहेंगे। अब लग रहा है कि अब समाप्ति की घोषणा करेंगे, अब कौन कौन सी सुविधाएं देंगे। तो सर, क्या जिस तरह से वो आए और उन्होंने कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन, 12 बजे रात के बाद सारी ट्रेनें बंद, बसें बंद, यातायात बंद, जो जहाँ है वहीं रहेगा, क्या किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस तरह से अकेले ऐसे निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार है? हमको लगता है कि ये जो बहुत जल्दी में निर्णय लिया गया, ये बात इसका भी मैंने उल्लेख किया है कि कम से कम निर्णय लेने के पहले 1 हफ्ता तो आप देश के लोगों को बता देते कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं। कोई ये अचानक नहीं हुआ था, इसके पहले आपको जानकारी, भारत में 30 जनवरी को पहले आदमी कोरोना का संक्रमित पाया गया जिसकी डेथ हुई थी। आपने 1.5 महीना खींचा उसको, 1.5 महीने के बाद आपने करीब करीब आपने 24 तक था, 2 जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 2 महीने के बाद आपने खींच लिया। तो कम से कम लॉकडाउन करने के पहले 1 हफ्ता अगर आप खींच लेते तो वो क्या हो जाता। लेकिन इतना अचानक हमारे किसके राय पर प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय दिया, हमारे समझ से अधिकारियों को ही राय इस तरह से दिया, या कहीं कि वर्ल्ड बैंक के कहने पर किया, या लोगों को दुनिया के देख के नकल करके किया। लेकिन ये विवेकपूर्ण निर्णय मेरे हिसाब से नहीं है, इसका मैंने उल्लेख किया भी है कि इस तरह का विवेकपूर्ण कम से कम 1 हफ्ता का समय देके, ताकि सब लोग, इतनी परेशानी नहीं होती, सारे मजदूर लोग सब लोग अपने घर चले गए होते। अरे यहाँ तक भी कहानी यह है कि स्टेशन पर 12 बजे ट्रेन रुक गई और मजदूर सब पैदल रेलवे लाइन किनारे रात में 12 बजे कहाँ जाएंगे, पैदल कहाँ कैसे गए। अरे क्या क्या मुसीबतें हैं, सारी किताब में आपको मिलेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह हुई हैं। और सबसे बड़ी बात दिक्कत हुई है कि आपने जब इस तरह से अचानक जब कर दिया, तो हम लोगों ने ये समझा था कि ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है, इसमें स्वास्थ्य की सुविधाएँ खूब व्यवस्था कर दी जाएगी, हॉस्पिटल में सब व्यवस्था हो जाएगी। आज हॉस्पिटलों की व्यवस्था के जो, उसका भी मैंने उल्लेख किया कि बिल्कुल हॉस्पिटल की व्यवस्था वही एडहॉकिज्म की तरह से कर दिया गया, न कोई डॉक्टरों को स्टाफ बढ़ाया गया, न सुविधाएं बढ़ाई गई, और एडहॉकिज्म की तरफ चलता रहा। तो ये ठीक नहीं। और आज भी अगर आपको कोरोना हो जाए तो बड़ा भारी मुश्किल का काम है किसी प्रॉपर हॉस्पिटल में आपको एडमिशन मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए था। और ये बड़ा आसान है कि अंदर रहिए, लेकिन लोगों को जीवन कैसे जिए और नौकरी चली जाने के बाद फिर जीवन कैसे जिए, इन सब बातों पर गहराई से अध्ययन करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ, मैं स्पष्ट शब्द में कहना चाहता हूँ। सर, थोड़ा सा और हम चाहेंगे शॉर्टकट में कि जैसे आकर के कह देते थे कि 21 दिन का लॉकडाउन, जैसे यह स्वतः कह सकते हैं या फिर किसके परामर्श से ऐसा करेंगे? क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को सीधे अधिकार है कि आएंगे और कह देंगे, मंत्रिमंडल और सबको दरकिनार करते हुए? ये बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। कोई बहुत, आपने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया था। कोई इमरजेंसी में तो आप कर सकते हैं कि अपना 2-4 लोगों को आप बैठाते हैं कि ये सामान्य कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रावधान का सस्पेंडेड नहीं था, सारी व्यवस्था चल रही थी, तो उसमें ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं आप। आपके पास 2 ही डिसास्टर मैनेजमेंट का कानून था, एक पैंडेमिक एक्ट का कानून था, लेकिन वो कानून ऐसा नहीं है कि उसमें आपको एक्सट्रीम पावर देता है कि जब आइए तब आप निर्णय लीजिए। तो ये भी एक मामला था जिसको कि मैं नहीं समझता कि चूँकि एक लोग सब मुसीबत में है, इसलिए इस मामले को उन लोगों ने उठाया नहीं एक सिविल राइट के रूप में। लेकिन एक बहुत बड़ी किसी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में इस तरह नहीं होना चाहिए, मेरी राय है। सर, आपने एक बार कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोग व्हाट्सएप पर भी लोगों की समस्याएं सुनना चाहिए, इसके मूल में क्या था? अब इसमें मूल में यही था कि बाद में देखिए, आपने उस इंटरव्यू में लिया था, उस समय किसी भी हाई कोर्ट के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं पारित किया। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि उनको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपके इंटरव्यू से या अन्य दबावों से लोगों ने सुना, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर पास किए लोगों के राहत देने के लिए, और थोड़ा राहत मिलने लगा उसके बाद। दोस्तों, यह रहा कोरोना डायरी के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा आदरणीय श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। मैंने कई बार बताया भी है, आप हमारे अग्रज हैं और आपके सानिध्य में रह करके हमने बहुत कुछ सीखा है, और आपके सानिध्य में रह करके ही हमने अधिवक्ता न रहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस किया था। विनम्रता के साथ आदरणीय श्री CB पांडे जी को सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।